नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए टॉपिक पर डिस्कस करने आए हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लास से हटकर है। आज हम एक हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने आए हैं। तो ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी MSA कहा जाता है। ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक प्रकार की ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बच्चों के ब्रेन तथा स्पाइनल कोड को ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है, जिसके कारण बच्चे ना सही से चल पाते, ना बैठ पाते, ना उठ पाते, यहाँ तक कि उनका निगलना मुश्किल होता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जो बीमारी होती है ये अपने स्पाइनल कोड को, ये अपने जो रीढ़ की हड्डी है, कशेरुदंड है, उसको भी ये कारों में ले आते हैं, झुका देते हैं ऐसे नीचे की तरफ। ऐसी कंडीशन में बच्चा दिन प्रतिदिन बीमार होने लग जाता है और ऐसी कंडीशन में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, सिर्फ इस बीमारी को क्योर किया जा सकता है। लेकिन कुछ केसेज में ये देखा गया है कि आज की जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग कुछ जीन थेरेपी जो है तो पॉसिबल है कि वो इनका समाधान निकाले। तो इस बीमारी के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बने रहे हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। एक बहुत ही भयानक बीमारी है, जितनी भयानक बीमारी उतना ही भयानक इसका इलाज भी है। तो लेट्स स्टार्ट्स। देखो, हम स्टार्ट से बात करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि ये एक वंशागत रोग है। ये जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक वंशागत रोग है। देखो, वंशागत रोग के बारे में आप जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। कॉमन सी बात है, हम कोई ज़्यादा बायोलॉजी के लेवल को भी नहीं लेकर चले तो कॉमन सी बात है कि वंशागत का मतलब होता है एक ऐसा रोग जो पहले पेरेंट्स में था और फिर उसकी संतति में आ गया, यानी माता पिता से वो रोग उनकी संतति में जा रहा है, तो एक वंशागत रोग हुआ। तो इस प्रकार से ये जो है SMA है, एक वंशागत रोग है। अच्छा, वंशागति के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसी डिजीज जो फादर से यानी पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होती है। अच्छा, ये बहुत रेयर है, ये डिजीज रेयर डिजीज है, इसलिए इसके केस भी बहुत कम आते हैं। एटलीस्ट अगर देखा जाए तो 8 से 10 हजार व्यक्तियों में कोई एक बंदा इस बीमारी से पीड़ित रहता है। ये हेरिडेटरी डिजीज का एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे ब्रेन स्टेम तो स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन को डिफ्यूज कर देता है, उनको खराब कर देता है। तो पहले हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की। ये मोटर न्यूरॉन्स क्या है? तो मोटर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से समझेंगे हम मोटर न्यूरॉन्स को कि हमारा जो ब्रेन है ये ब्रेन सिग्नल भेजता है, हमारे बॉडी को सिग्नल भेजता है ये ब्रेन। तो जिस जरिए सिग्नल भेजता है तो उन तंत्रिकाओं को आप मोटर तंत्रिका कहते हो। तो जैसे ही ये सिग्नल भेजेगा तभी हम काम कर पाते हैं। देखो, हमारी पूरी बॉडी पर हमारे ब्रेन का कंट्रोल रहता है और ब्रेन जो है वो इन मोटर न्यूरॉन के जरिए संदेश भेजता है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन होते हैं हमारी मसल्स से जुड़े हुए होते हैं और हमारी मसल्स जो होती है उसी की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम मूवमेंट वगैरह कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। तो जब ये जो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ जो सिग्नल है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए जब हमारे पास आता है तो हम सही से कॉन्ट्रैक्शन वगैरह या फिर हम काम करना, निगलना, बोलना, उठना, बैठना सब कुछ कर पाते हैं। अगर उस मोटर न्यूरॉन को ही डिफ्यूज कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हम सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाएंगे और जो रोजमर्रा के जो काम है या इससे भी भयानक स्थिति, जैसे हम चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि हम बोल नहीं पाएंगे और खाना खा नहीं पाएंगे, निगलना भी मुश्किल हो जाता है यहाँ तक कि। आगे अगर हम देखें तो मोटर न्यूरॉन्स नर्व सेल क्या है? यानी मोटर न्यूरॉन नर्व सेल वो सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन है उन पे कंट्रोल करती है, जैसे चलना, उठना, बैठना, खाना खाना, इन पे वो कंट्रोल करती है और इनको एक्टिव रखती है। अगर देखा जाए, लेकिन जब सेल्स हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगर ये सेल हमारे ब्रेन तथा
स्पाइनल कॉर्ड में डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि वो जो मोटर न्यूरॉन है वो अपने संदेश वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता, और इस स्थिति में व्यक्ति की जो रोज़मर्रा की क्रियाएं रुक जाती है, यहाँ तक कि वो बीमार, बहुत बीमार, यानी उसको फटीग हो सकता है, या उसके अलावा उसकी जो जनरल वीकनेस है वो आ सकती है। इसके अलावा जो जितने भी जो मूवमेंट वाली एक्टिविटी है उसकी सारी रुक जाएगी, तो मसल्स वीक हो जाती हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे एट्रोफी का रूप ले लेती है। मोटर न्यूरॉन हमारे शरीर के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स हमारी आर्म्स, लेग, चेस्ट, फेस, थ्रोट, टंग मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब भैया अगर हम देखें तो सारा काम हम इसी से कर रहे हैं। आर्म्स, हमारे हाथ पैर हिलने चाहिए, हाथ हिलने चाहिए। लेग्स का मूवमेंट यदि रुक जाएगा तो हम चल नहीं पाएंगे। चेस्ट का मूवमेंट यदि रुक जाता है तो हम सही से सांस नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा फेस का मूवमेंट भी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो लकवा वगैरह आ सकता है। थ्रोट का मूवमेंट रुक गया तो हम आगे चीज़ों को निगल नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में बताओ बंदा मरेगा नहीं तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में वो मर ही जाता है। आगे हम देखें व्हाट काजेज ऑफ द एसएमए। एसएमए का कारण क्या है? तो देखो इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि एसएमए की अगर हम बात करें तो जो मोटर न्यूरॉन है ये एक प्रोटीन की वजह से काम करता है, और ये जो प्रोटीन हमारे जो गुणसूत्र होते हैं उनमें 5वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है उस पे एक जीन प्रेजेंट होता है, SMN फर्स्ट। ये एक जीन प्रेजेंट होता है, इस जीन की वजह से ये प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन की वजह से मोटर न्यूरॉन काम करते हैं। अगर ये गुणसूत्र के ऊपर ये प्रेजेंट होने वाला जीन है और ये जीन ही यदि बेकार स्थिति में आ गया या म्यूटेंट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में गुणसूत्रों पर पाया जाने वाला ये जीन यदि म्यूटेंट हो गया तो ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ऐसी प्रोटीन मोटर न्यूरॉन के पास नहीं पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल्स हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ देखा जाए तो एक बात लिख रखी है ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज का मतलब ये होता है कि इसका म्यूटेंट जीन की एक कॉपी चाहिए। अगर म्यूटेंट जीन की एक कॉपी यदि किसी बच्चे में ट्रांसफर हो गई, यानी एक अलील उसके पिता से, एक अलील उसकी माता से, कुछ ऐसा है, समझो आप इसको। जैसे मान लो पिता है और माता है, तो पिता के पास इसकी 2 कॉपियां हैं मान लो, और माता के पास भी 2 कॉपियां। उस गुणसूत्र तो 2 ड्यूअल में रहेगा ना, तो यहाँ पर एक पर ये जीन है बेकार और एक पर यहाँ पे ये बेकार जीन है, लेकिन ये दोनों इस टाइम पे वाहक है क्योंकि इनके दोनों के आने चाहिए, लेकिन ये अपनी संतति में एक एक गुणसूत्र ऐसा भेज देंगे जिस पर ये बेकार जीन म्यूटेंट हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में ये रेसेसिव हो गया, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज हो गई। ऐसी स्थिति में वो बच्चा बीमार हो जाएगा क्योंकि उसके पास दोनों म्यूटेंट जीन आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें काजेज ऑफ एसएमए, इसी के बारे में अब बात चल रही है। ऑटोसोमल रेसेसिव का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति में एसएमए होता है उसे एक म्यूटेंट जीन फादर से तथा एक मदर से प्राप्त होता है, मतलब पेरेंट्स इस डिजीज के कैरियर होते हैं। वो रोगग्रस्त नहीं होते, वो कैरियर होते हैं। यानी यदि म्यूटेंट जीन आपके पास एक ही है तो इस स्थिति में आप बीमार नहीं हैं, और यदि म्यूटेंट जीन आपके पास 2 हैं तो इस स्थिति में आप बीमार हो जाते हो और मस्कुलर एट्रोफी हो जाती है। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी पीढ़ी में आने वाला रोग है, तो किसी भी पीढ़ी में ये आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो जीन होता है SMN फर्स्ट जीन जो होता है वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण मोटर न्यूरॉन के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है वो नहीं बन पाता और एट्रोफी से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये SMA फर्स्ट 4 प्रकार के होते हैं। SM फर्स्ट, SM सेकंड, SM थर्ड, SM फोर्थ। अगर देखा जाए हम पहले की बात करें SM फर्स्ट की, तो ज़्यादातर ये 6 महीने के बच्चे, उससे कम उम्र के बच्चों में ये होता है। लगभग 1 वर्ष तक ये बच्चे जब पहुंचते हैं तब तक इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही भयानक बात है ये, और बहुत ही भयानक रोग हुआ कि 6 महीने में हुआ और अगले 6 महीने में उसकी मृत्यु हो गई। उसको इतना भी टाइम नहीं मिला कि उसको सही तरीके से
उसको क्योर किया जा सके। और आप ये बात जानते हो किसी भी बीमारी को क्योर करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन 6 महीने के अंतराल में कितना क्योर कर लेंगे उसको। आगे अगर हम देखें तो सिम्टम्स के देखें, SMA फर्स्ट के रिड्यूस मसल टोन, उसके मसल टोन जो होते हैं वो कमजोर हो जाएंगे। वेरी स्लो लिम्ब मूवमेंट, जो लिम्ब मूवमेंट है, जो हाथ पैरों की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी उसके सांस लेने में उसको कठिनाई होगी। कर्व इन बैकबोन, बैकबोन वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। SM2 ये 6 से 18 महीने के उम्र के बच्चों में दिखाई देता है। ऐसे में बच्चे बैठ तो सकते हैं लेकिन बिना सहारे चल नहीं सकते। उनके जो लंग्स हैं वो सही तरह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रखा है नॉर्मल चेस्ट, लेकिन ये बच्चा जब SMA से पीड़ित हो गया तो इसका जो चेस्ट है वो बेल शेप हो गया, ऐसे घंटी जैसे हो गया ऐसे। तो इस स्थिति में उसके जो फेफड़े होते हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते और हवा नहीं भर पाती उनके अंदर। ऐसी स्थिति में इनको सांस लेने में दिक्कत आती है और उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। SMA3 की अगर हम बात करें तो 18 महीने की उम्र के बाद दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चों को चलने में, दौड़ने में, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई रहती है। अगर SM4 की बात करें तो ये 21 वर्ष के बाद दिखाई देते हैं। मसल्स वीकनेस हो जाती है, माइल्ड से मीडियम सिम्टम्स यहाँ पर नजर आते हैं। एक और बात, इतने सारे लक्षण हम रोजमर्रा की जीवन में अगर किसी के अंदर देखते हैं तो कम से कम ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि आप इन लोगों को जागरूक करें। ये कोई कॉमन बीमारी नहीं है, ये बहुत ही भयानक बीमारी है। जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगा आपको पता लगेगा ये कितनी भयानक बीमारी है। तो ये कोई कॉमन बीमारी नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप बताओ, अगर कोई बच्चा आपकी नज़रों के सामने आपका बच्चा मर रहा है और आप एटलीस्ट उसका इलाज भी नहीं करवा पा रहे हो तो बहुत बड़े दुख की बात है ये, कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि अगस्त महीने को SMA जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। तो अगस्त का जो महीना होता है उसको जागरूकता के रूप में बनाया जाता है कि इसके लिए लोग जागरूक रहें और समय पर इसका क्योरेशन करवाएं, क्योर करवाएं। मोस्ट कॉमन एट्रोफी आपकी SMA फर्स्ट है। मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा होने वाला जो रोग है SMA फर्स्ट है। ये आप ध्यान रखिए ये बात भी, तो बच्चों में ज़्यादा प्रभावित करता है। अच्छा, डायग्नोसिस ऑफ SMA का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डॉक्टर भैया आपका ब्लड टेस्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर सकता है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कर सकता है और मसल्स बायोप्सी कर सकता है। देखो यहाँ पर दिखा रखा है, मायोग्राफी दिखा रखी है और ये देखो बायोप्सी कर रहे हैं। बायोप्सी में आप जानते हो एक शरीर का उस मसल्स का टुकड़ा निकालेंगे, निकाल के उसकी सही तरीके से जांच की जाती है लैब के अंदर, ताकि पता चल जाए कि इस मसल्स के अंदर कितने प्रोटीन बन रहे हैं और कोई प्रोटीन आवश्यक है या नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट हम क्या करें? देखो, एक तो होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, एक होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी एक फिजिकल थेरेपी, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी। वेट मेंटेन करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, जीन थेरेपी। अगर फिजिकल थेरेपी की बात की जाए तो देखो फिजिकल थेरेपी यहाँ पर करवाई जा रही है, ऑप्शनल जिसको जैसे रिक्वायर है वैसे थेरेपी करवाई जा रही है। इसके अलावा प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता रहना चाहिए। और एक होती है जीन थेरेपी। देखो ये जो है वो सिर्फ क्योर करती है, लेकिन डेफिनेट नहीं है कि वो आपके बच्चे को बचा देगी। ये तीन चीजें आपके बच्चे को नहीं बचा सकती, डेफिनेट नहीं है। हाँ, उसके जीवन के कुछ टाइम को बढ़ा सकती है, लेकिन जीन थेरेपी में जोलजेंस्मा एक इंजेक्शन आता है जीन थेरेपी के अंदर। तो ये जोलजेंस्मा इंजेक्शन होता है, ये क्या करता है कि इस इंजेक्शन में वो प्रोटीन होता है जो मोटर न्यूरॉन को चालू रख सकता है। तो 1 टाइम दिया जाता है ये। लेकिन अगर हम जोलजेंस्मा इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो बात करने से पहले ही हम इस बात के बारे में जान लें कि ये जोलजेंस्मा इंजेक्शन है क्या और आपको कहाँ से ये उपलब्ध होगा। तो पहली बात, ये जोलजेंस्मा जो इंजेक्शन है इसकी लागत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लागत है। कॉमन व्यक्ति, आम व्यक्ति इस इंजेक्शन को नहीं लगवा सकता है, क्योंकि इसकी अगर लागत की अगर हम बात करें तो तकरीबन 18 करोड़ रुपए का ये इंजेक्शन आता है। जोलजेंस्मा 18 करोड़ रुपए का इंजेक्शन आता है। अगर जिस बच्चे की लगाया जाएगा जो SMA से पीड़ित है तो उम्मीद की जा सकती है कि वो बच जाएगा। ठीक है, कुछ केसेज में ऐसा हुआ जोलजेंस्मा इंजेक्शन लगने के बाद भी बच्चे मरे हैं।
इंडिया के अंदर अब तक 17 बच्चों को जोलजेंसमा इंजेक्शन दिया जा चुका है। तो जोलजेंसमा इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है, ये इंजेक्शन जो है 17 से 18 करोड़ रुपए का आता है, और यूएसए की एक नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको तैयार करती है। तो यहाँ पर इसको जब भेजा जाता है तो उस कंडीशन में ये बहुत लागत के साथ यहाँ पर आता है, क्योंकि अगर हम देखें, एक तो ये बीमारी जो है बहुत रेयर है, 8 से 10 हजार लोगों में किसी एक को होती है। भगवान न करे किसी को हो ये बीमारी, बहुत रेयर बीमारी है। एक तो ये, अगर ये रेयर बीमारी है तो इस इंजेक्शन की कोई कॉमन मार्केटिंग नहीं है कि भाई आपको दुकान पे ऐसे जैसे हम मेडिकल शॉप में जाते हैं तो बहुत सारे जो इंजेक्शन पड़े हैं उनमें से निकाल के एक आपको दे दे। नहीं, इसकी लागत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी रिसर्च पे बहुत ज़्यादा खर्चा आया है, और रिसर्च के अकॉर्डिंग इसकी मार्केटिंग कम है। तो भाई ये जो रिसर्च का जो खर्चा है उसको पूरा करने के लिए इतना महंगा ये इंजेक्शन उपलब्ध करवाते हैं। तो 18 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे कदम वैसे ही पीछे हट जाएंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, साहस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसके भी यहाँ पर मेरे पास कुछ उदाहरण है कि जिन व्यक्तियों ने अपना साहस नहीं छोड़ा, उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो वो ऐसी कंडीशन में जब अगर आम व्यक्ति के साथ ऐसी बात हो रही है तो हम क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, फंड राइज कर सकते हैं। फंड राइज करेंगे तो इतना पैसा जुड़ सकता है, क्राउड फंडिंग के अकॉर्डिंग तो जुड़ सकता है, वैसे ही इम्पॉसिबल है। ये देखो, ये दिखा रखा है जोलजेंसमा इंजेक्शन। तो देखो ये सिर्फ 5.5 ml का है और 18 करोड़ रुपए का इंजेक्शन आता है। तो बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इस इंजेक्शन में बिना क्राउड फंडिंग के आपको ये इंजेक्शन मिल नहीं सकता। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हो, देखो बड़ा मासूम बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको भी SMA है, ये SMA से पीड़ित है। इसका नाम कनव है। तो कनव के बारे में जब हमने देखा तो जो स्टॉक चैनल पे मैंने इसके बारे में देखा तो विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने अन्य बड़े बड़े चैनलों के ऊपर इसके बारे में सुना तो पता चला कनव को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके माँ बाप जो होते हैं वो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, और इस समय पर उसको हमारी तरफ से या लोगों की तरफ से उसको मदद मिलनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कनव की मदद करें। हमारी संस्था के जरिए भी एक छोटा सी राशि उनको दी गई है 2300 रुपये की, तो हो सके उनके लिए ये मदद के रूप में सहायता दी गई है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अगर ऐसे बच्चों को अगर हेल्प मिल जाए तो हो सकता है वो सही हो जाए। तो कनव के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्दी इस बच्चे को सही कर दे, और हमारी तरफ से जो कुछ बनता है हम मदद ज़रूर करेंगे। जैसे हमारी संस्था की तरफ से भी मैंने अभी आपको बताया 2300 रुपये की राशि दी गई है। तो 2300 रुपये की राशि बहुत छोटी है, 17 करोड़ रुपए के आगे, 18 करोड़ रुपए के आगे, लेकिन ऐसा सब कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके पास पैसे जुड़ जाएंगे और ऐसे में वो अपने बच्चे का इलाज करवा सकता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने ये जो कनव है इसका जो बायोडाटा है, इसके अंदर मतलब अकाउंट नंबर से रिलेटेड जितनी भी जो बातें हैं वो सारी हमने यहाँ पे डाल रखी है। तो इसके अलावा हमने स्क्रीन पर भी डाला है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी डाला है। तो यहाँ पर आप क्राउड फंडिंग के ज़रिए आप पैसा भेज सकते हो जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ अंत में कि देखो ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जो केस है वो हमारे घर में भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम मदद की उम्मीद तब करेंगे जब हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। हम मदद की उम्मीद किसी की तब कर सकते हैं जब हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। आपने इसको बिल्कुल शांति से पूर्वक इसको देखा, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और दूसरी बात ये कि कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर बताएं इस बीमारी के बारे में। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो मैं वापस से आपको वीडियो बना के रखूँगा। और कोई बीमारी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें, और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि लोगों के पास ये जागरूकता बनी रहे। धन्यवाद।